सो नाउ नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आज का है इंडियाज़ क्रशिंग कोर्ट बैकलॉग्स आउट ऑफ द बॉक्स रिफॉर्म। मतलब कि इस आर्टिकल में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात दोबारा से हो रही है, जैसे कि रोज़ होती है ना। और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ रिफॉर्म्स लेकर के आया जाए। ये किसने बोला? सबसे पहली बात तो ये कन्वर्सेशन शुरू होता है जब जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ाने से ये जो केसेस की पेंडेंसी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मतलब कि केसेस की पेंडेंसी कम करने के लिए हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ जजेस बढ़ाने से कोई काम नहीं होगा। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं, जो कि चेयरमैन है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के, उन्होंने बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई हमें सॉल्यूशन लेके आना चाहिए। ना इसमें वही बात है कि जो मैंने बताया कि स्ट्रेंथ बढ़ाने से कोई काम नहीं होगा, है ना। और आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच की बात यहाँ पे करी गई। अभी आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच क्या है? फेसिंग डिफिकल्टी इन फाइंडिंग गुड टैलेंट टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का कहना है कि हमें एक अच्छे टैलेंटेड पर्सन नहीं मिल रहे हैं जिनको हम हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकें, ठीक है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही साथ उसी वक्त हम एक और बात ये देख रहे हैं, सेम टाइम हर साल क्या हो रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ जजेस जो है वो रिटायर कर रहे हैं हाई कोर्ट से एज दे रीच 62 ईयर्स ऑफ एज, या फिर सुप्रीम कोर्ट से जो कि 65 साल में रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट में 62 साल में रिटायर होते हैं 62 ईयर्स में। तो ये यहाँ पे बताया गया कि वहाँ से रिटायर भी हो रहे हैं और हमें अच्छे लोग, मतलब एक अच्छा टैलेंट नहीं देखने को मिल रहा कहीं पे भी। तो इसमें बोला गया कि अब क्या हो सकता है, कि क्या किया जा सकता है, ऐसा क्या काम करा जाए कि हम एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच लेके आएँ जहाँ पे खर्चा भी कम हो, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कम रहे, ठीक है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम रहे और साथ ही साथ जो केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं वो बढ़ते जाएं, ऐसा कुछ करना चाहिए हमें। तो इसके लिए यहाँ पे सजेस्ट किया गया आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच में, ये बोला गया कि अगर हम लोग ये जो जजेस रिटायर हो रहे हैं हर साल, अगर इन जजेस को हम एक्वायर कर लें अगेन जुडिशरी में, फिर से जुडिशरी में ले आएँ, मतलब 62 साल के बाद भी इनको हम लोग जुडिशरी वर्क्स में रखें, तो इससे हमारा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? करेंगे क्या ये आकर के वापस? क्या ये वापस से केसेस सुनेंगे? नहीं, इनका वो वाला काम तो हो चुका है, ठीक है। हाँ, कुछ केसेस में मतलब कि जैसे कुछ सिचुएशन में कहा जा सकता है कि हाँ ये केस सुन सकते हैं, लेकिन इनको किस लिए रखा गया, मतलब किस लिए रखा जाए, ये एडवाइस है सर, जिससे कि ये क्या कर सकें, एडमिशन ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन को। मतलब कि स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। स्पेशल लीव पिटीशन का मतलब ये होता है कि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए या फिर आप जो है हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी डिसीजन ऐसा है, सीधी सी बात है, एक जीतेगा और एक हार जाएगा, लूज़ कर जाएगा और एक विन कर जाएगा। तो जो लूज़ करने वाली पार्टी होगी वो कभी भी जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होगी। वो कहेगी कि मुझे स्पेशल लीव पिटीशन चाहिए। यहाँ पे स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है? स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू क्या करेगा, ये जो हारी हुई पार्टी है वो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और कहेगी कि यहाँ पे गलत हुआ, मुझे सही न्याय दिलाया जाए। अब देखिए, हर कोई, सीधी सी बात है, जितने केस होंगे उसमें से हर कोई क्या करेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% केसेस में ये होगा कि लोग जो हारेगा वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, वो सोचेगा हम सुप्रीम कोर्ट में जीत जाएंगे। अब कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, बहुत से ऐसे केस होते हैं जो फालतू होते हैं, है ना। हर हफ्ते लगभग 100 की स्ट्रेंथ में केस आ जाते हैं ऐसे स्पेशली पिटीशन वाले। तो अब इनको डिसाइड करना कि हम किसे एंटरटेन करें, सुप्रीम कोर्ट किसे एंटरटेन करे और किसे ना करें, ये काफ़ी टफ काम हो जाता है। तो इस वजह से अगर इन जजेस को अपॉइंट कर लिया जाता है स्पेशली पिटीशन को एडमिट करने में कि हाँ एडमिट करना है या नहीं, तो इससे जजेस का काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और इसमें लिखा भी, एनेबल करेंट जजेस टू टेक अप इम्पॉर्टेंट केसेस ये लेंगे और एडिक्वेट स्ट्रेंथ के साथ भी इन केसेस को हैंडल किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो एलिजिबिलिटी में आर्टिकल 124 ये कहता है कि 65 साल से कम एज होनी चाहिए, मिनिमम एज नहीं बताई गई है। जजेस एक या ज़्यादा हाई कोर्ट के हों, कम से कम 5 साल के लिए, और तो और एडवोकेट अगर हैं तो एडवोकेट जो है कम से कम 10 साल की वो प्रैक्टिस कर चुके हो हाई कोर्ट में, एक या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में, और ही शी
इज इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट उनको एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट माने, ठीक है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी हो, अभी 34 है, 34 जजेस हैं, जिसमें से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 अदर जजेस हैं। तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल के बारे में बात कर लिया कि क्या आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच थी। इसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि क्या फिर हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने की, है ना, और जजेस को अपॉइंट करने की, क्या इतने में ही काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल इस आर्टिकल में तो कहा जा रहा है कि हाँ ऐसा ही है, हमें ऑनलाइन सिस्टम पे स्विच कर देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्या ज़रूरत है, एडवोकेट्स एंड जितने भी जुडिशरीज़ हैं, जजेस हैं, वो कंफर्टेबल हैं ऑनलाइन मोड के साथ, हम क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, क्यों पैसे खर्च करें। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी तो समझना चाहिए कि ऑनलाइन मोड जो है अभी इतना ज़्यादा सब के लिए, पहली बात तो देखिए इंडिया में प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, अभी भी कई ऐसे एरियाज़ हैं जो रूरल एरियाज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे नेटवर्क पहुँचता ही नहीं है, लोग जाते ही नहीं, है ना, तो उनको कैसे आप जजमेंट मतलब कि एक न्याय दिलाओगे, है ना, जस्टिस दिलाओगे। तो इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड तो करना ही पड़ेगा, जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर जजेस भी बढ़ने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है आर्टिकल, और ये हमारे कई जगह काम आ सकता है। और इसके साथ साथ मैंने क्या किया कि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको भी इंक्लूड कर दिया, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जज की एलिजिबिलिटी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ क्या है, और क्या क्या चीज़ें हैं।